नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नोसोड्स बेस्ड रहेगी। एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम देखेंगे कि नोसोड्स होता क्या है, नोसोड्स कैसे बनता है। बट उसके पहले हम सोराइनम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोराइनम सोराइनम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन विच इज बिलोंग टू द नोसोड्स। जो कॉमन नेम है वो है प्रोडक्ट ऑफ सोरा, जो कि स्कैबिस वेसिकल्स के सीरोपिरुलिन मटेरियल को लेकर डॉक्टर हैनीमैन ने बनाया। ये नोसोड्स फैमिली और थर्मल रिलेशन चिली है। तो जो सोराइनम है वो चिली है और फैमिली जो नोसोड्स है, और बनती कैसे है, जो स्कैबिस वेसिकल्स होते हैं उस मटेरियल को लेकर उसको पोटेंटाइज किया जाता है। डॉक्टर हैनीमैन ने किया। अगर हम डॉक्टर ग्रॉस की बात करें तो डॉक्टर ग्रॉस ने जो पिट्रासिस का मटेरियल होता है, एपिडर्मोइड इफ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको। इफ्लोरेसेंस का मतलब फूली हुई जो होते हैं, इरप्शंस होते हैं, उसमें से जो प्रोडक्ट लिया जाता है उससे डॉक्टर ग्रॉस ने बनाया, जिसे द प्रोडक्ट ऑफ सोरा सिका बोलते हैं। डॉक्टर हेरिंग ने सॉल्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा से लेके सोराइनम बनाई। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्पेशली अडेप्टेड टू द सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, extremely soric patient, nervous, restlessness, easily startles, children are pale, delicate and sickly, and sick babies will not sleep day or night but worry, fret, cry. देखिए, अगर बेबी बीमार है तो दिन और रात कभी नहीं सोता, बट अगर ठीक है तो दिन में खेलता है और रात को तकलीफ देता है, रात को चिल्लाता है, रोता है और सोता नहीं। चाइल्ड इज गुड, प्लेज ऑल डे, रेस्टलेस, ट्रबलसम, स्क्रीमिंग ऑल नाइट, रात भर परेशान करता पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स से तकलीफ या परेशानी के साथ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब दिन में तो बहुत अच्छा रहता है बट रात भर, रात को तो सोता ही नहीं, बड़ा बेचैन रहता है और परेशान रहता है। जबकि यहाँ पे लाइकोपोडियम में जस्ट इसके उल्टा होता है। लाइकोपोडियम में है बेबी क्राइज क्राइज ऑल डे एंड स्लीप ऑल नाइट, दिन भर परेशान चिल्लाता रहता है, बट पेरेंट्स इस कंप्लेंट को नहीं करते हैं। बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं और जब इस तरीके से सिम्टम्स पूछते हैं तो पेरेंट्स कंफर्म करते हैं कि हाँ, लाइकोपोडियम में जो बच्चा है, अगर ये लाइकोपोडियम है तो वो दिन में खेलता है, रात को परेशान नहीं करता। तो हम इस तरीके के केसेस में जब हमें लाइको कंफर्म करनी हो बच्चों में तो हमें सिम्टम्स पूछ सकते हैं। ये मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले और दूसरे सिम्टम्स भी लाइकोपोडियम के मिल रहे हैं तो हम दे सकते हैं। अगर हम आगे बात करें मेंटल जनरल्स की, तो मेंटल जनरल में एंजियस, फुल ऑफ फियर एंड एविल फॉरबाइडिंग, religious melancholy, very depressed, sad and suicidal thoughts, despair of salvation and of recovery. Religious melancholy, और जो important चीज है ना, despair of salvation and of recovery। इसका मतलब होता है सॉल्वेशन मतलब मुक्ति, जो हम पहले भी डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं, ऑफ रिकवरी मतलब इतना ज्यादा निराश हो जाता है चीजों को लेके कि अब ये चीजें ठीक नहीं हो सकती है, या इन चीजों से या इस बीमारी से, इन तकलीफों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इन्हीं चीजों को लेके वो सुसाइडल थॉट्स या सैड, दुखी रहता है और डिप्रेस्ड फील करता है। तो रिलीजियस मेलनकोली, वेरी डिप्रेस्ड, सैड एंड सुसाइडल थॉट्स, डिस्पेयर ऑफ सॉल्वेशन एंड रिकवरी। मतलब डिप्रेशन क्यों आता है, क्यों उदासीन हो जाता है पेशेंट? तो सबसे बड़ी चीज है कि उसे जो समस्या है उसका समाधान ही नहीं मिलता है, और अब ऐसा हो गया कि इस बीमारी से, इस तकलीफ से या इस परेशानी से अब निकला ही नहीं जा सकता है। तो उसको लेके वो परेशान, सैड एंड डिप्रेस्ड रहता है। और डिस्पेयर ऑफ सॉल्वेशन एंड ऑफ रिकवरी, despondent, fear he will die, that he will fail in business। despondent, fear, ऐसा लगता है कि अब वो बच ही नहीं सकता है, या fear he will die, मर जाएगा। और फेल कहाँ पे? बिजनेस में। during climaxes, makes his own life that of those about him intolerable। ऐसा क्या लगता है कि fear he will dies। और यहाँ पे जो डिस्पोंडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डिस्पोंडेंट समझ लेते हैं। डिस्पोंडेंट, जो डिस्पोंडेंट का मतलब होता है वो होता है हताश, निराश। तो इतना ज्यादा निराश बना रहता है पेशेंट, हतोत्साहित होता है, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं, निराशा से भरा हुआ है, दैट ही विल डाई। मतलब ऊपर देखिए, डिप्रेस्ड, सेट, सुसाइडल थॉट्स है, डिस्पेयर ऑफ द रिकवरी है। तो यहाँ पे हताश और निराश है, और ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा और मरने का डर भी लगता है। एंड डिस्पोंडेंट दैट ही विल फेल इन बिजनेस, बिजनेस में भी फेल हो जाएगा। ड्यूरिंग क्लाइमैक्सेस,
making his own life that of those about him intolerable. असहनीय बना लेता है जीवन को, और सेड और डिप्रेस्ड रहता है यहाँ पे सुराइनम। तो सुराइनम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, देखिए शुरू में चिंतित बताया है, डर ही डर रहते हैं, इविल अप फॉर अवॉइडिंग, कुछ गलत हो जाएगा, और रिलीजियस मेलनकोली, और रिलीजियस मेलनकोली में हमने पढ़ा very depressed suicidal thoughts and despair about recovery and salvation. Recovery, right? For एविल लव फॉर अवॉइडिंग, जैसा मैंने बताया कि कुछ गलत हो जाएगा, मतलब भविष्यवाणी या पूर्वाभास को लेके होता है। तो पहले देखिए 3 स्टेजेस है यहाँ पे, चिंता, डर और कुछ गलत ना हो जाए उसका, उसके आगे लिखा हुआ रिलीजियस मेलनकोली, और साथ में डिप्रेशन, ये डिप्रेस्ड कंडीशन, सैड, दुखी, सुसाइडल थॉट्स, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी एंड, और यहीं पे डेस्पोंडेंट भी है, निराश भी है। अगर हम आगे बात करें फिजिकल जनरल में, तो एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एज और अदर स्किन डिरप्शंस, अगर कहीं पे भी हमें स्किन डिजीज के सप्रेशन की हिस्ट्री मिलती है, तो उसके बाद अगर कोई बीमारी आती है तो उसमें हम सेरेनम का यूज कर सकते हैं। व्हेन सल्फर फेल टू रिलीव, सल्फर में भी लिखा बट सल्फर काम नहीं कर रही है, बट दोनों में डिफरेंस देखिए, सल्फर हॉट है और सेरेनम चिली है। तो पेशेंट यहाँ पे ऐसा कह सकता है कि डॉक्टर साहब पहले मुझे गर्मी बहुत लगती थी, बट अब मुझे ठंड सहन नहीं होती है, ये ठंड से तकलीफें बढ़ जाती। तो fails to relieve severe from even slight emotions, elements from even slight emotions, ठीक है। इन क्रोनिक केसेस व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव, वैसे भी हम नो सोर्स का उपयोग वहीं करते हैं और उसको इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में यूज करते हैं, जहां पे आपकी जो वेल सिलेक्टेड मेडिसिन होती है वो काम नहीं करती है या फर्दर इंप्रूव नहीं कर पाती, स्पेशली इन द क्रोनिक केस, तो हम सेराइनम का उपयोग कर सकते हैं। इन क्रोनिक केसेस हम सल्फर का उपयोग करते ही हैं। व्हेन सल्फर सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स टू एक्ट, वहां जहां से हमें लगे कि सल्फर है, सल्फर के सिम्टम्स मैच हो रहे बट सल्फर काम नहीं कर रही, तो हम सेराइनम देके इंटरकरेंट यूज कर सकते हैं। लेक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सिवियर एक्यूट डिजीज, एपेटाइट विल नॉट रिटर्न, किसी भी बड़ी बीमारी के बाद या एक्यूट बीमारी के बाद अगर पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाए या भूख वापस नॉर्मल ना हो, तो हम सेराइनम का उपयोग कर सकते हैं। ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी, क्यों आई? फ्रॉम लॉस ऑफ एनिमल फ्यूल, remaining after acute disease, independent of or without any organic lesion or apparent cause। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट कमजोरी या डेबिलिटी महसूस करता है, या तो वो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से हो सकते हैं या फिर किसी बीमारी के बाद हो सकते हैं, या फिर कभी कभार सिर्फ वीकनेस होती है, किसी भी ऑर्गेनिक लीजन, कोई कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कमी नहीं है, बट फिर भी हमें कमजोरी बनी हुई है, तो भी हम सेराइनम का उपयोग कर सकते हैं, वो भी इंटरकरेंट ही यूज करना है। बॉडी हैज अ फिल्दी स्मेल इवन आफ्टर बाथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बदबू जाती ही नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बदबू को लेके मैंने प्रिस्क्रिप्शन किए हैं। इसमें एक मेरा केस मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पेशेंट आया था जिसको कि टीनिया क्रूरिस था और बहुत ज्यादा फिल्दी स्मेल थी, तो यहाँ पे हमने पेशेंट को इंटरकरेंट सेराइनम दिया साथ में जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन थी, बट जब वो ठीक हुआ तो ये फिल्दी स्मेल या जो ऑफेंसिव स्मेल थी स्वेट को लेके वो चली गई। The whole body painful, easily sprained and injured. Great sensitiveness to cold air or change of weather. Wears a fur cup, overcoat और शाल even in hottest summer weather। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट गर्मी के दिनों में भी, देखिए आजकल फुल कैप तो कोई पहनता नहीं है, कैप पहनना ही पसंद नहीं करते, बट पेशेंट यहाँ पे कुछ शॉल या ओवरकोट पहन के आ सकता है गर्मी के दिनों में भी, या फिर ऐसा कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे इन गर्मी के दिनों में भी आधी रात के बाद कंबल की जरूरत पड़ती है, या सुबह सुबह मुझे बहुत ठंड लगती है, या मैं ठंडे पानी गर्म पानी से या ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हॉटेस्ट समर वेदर में भी उसको इतनी ठंड लगती है, तो अगर कोई व्यक्ति गर्मी में भी गर्म पानी से नहाना पसंद करे और थर्मल रिलेशन उसका चिली हो, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इन स्ट्रॉमी वेदर ही फील्स acutely restless for day before or during a thunderstorm। in stormy weather he feels acutely restless, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई स्केल इरप्शन डिसअपियर इन समर, रिटर्न इन विंटर, फील्स अनयूजुअली वेल डे बिफोर अ टिक। अगर हम फिजिकल जनरल में और आगे बात करें तो हंग्री इन द मिडल ऑफ नाइट, मस्ट
हैव समथिंग टू ईट, ये जैसा कि सीना और सल्फर में लिखा हुआ है। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन आफ्टर एक्यूज डिजीज विथ रिलीफ ऑल सफरिंग, जैसे कि नेट्रोम्यूर में पर्सपिरेशन से हेडेक रिलीफ होता है, कैलेडियम में भी है प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन से, और विदाउट एनी रिलीफ जो है वो हमें मर्क्यूरियस में देखने को मिलता है। स्लीपलेस फ्रॉम इनटॉलरेबल ईचिंग, फ्राइटफुल ड्रीम्स ऑफ रोबर्स एंड डेंजर। देखिए यहाँ पे रात को बहुत खुजली चलती है इसलिए भी नींद नहीं आ रही है, डरावने सपने आ रहे हैं इसलिए भी नींद नहीं आ रही है, या डरावने सपनों के साथ साथ रोबर्स या डेंजर के सपने आते हैं तो भी नींद नहीं आ रहे हैं। अगर नींद ना आने का कारण ईचिंग है, डरावने सपने हैं, या फिर डेंजर के कोई सपने आ रहे हैं, या खतरनाक सब चीजों के सपने आ रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, तो भी हम सेराइनम का उपयोग कर सकते हैं। नेट्रोम्यूर में भी, नेट्रोम्यूर ड्रीम्स ऑफ रोबर्स है, ठीक है। नींद ना आना कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं, बट ड्रीम्स ऑफ रोबर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल एक्सक्रिएशंस, डायरिया, ल्यूकोरिया, मेंसेस, पर्सपिरेशन हैव कैरियोन लाइक ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी, कुछ भी, सभी बदबू वाले होंगे, चाहे डायरिया हो, लिकोरिया हो, मेंसेस हो, ये ध्यान रखना सेराइनम में। तो सेराइनम में ऑफेंसिवनेस ऑर्डर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अगर हम हेडेक की बात करें तो हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है और दिया हुआ है, हेडेक preceded by flickering before eyes, by dimness of vision and blindness, by black spots of ink। पेशेंट ये बताता है कि सिरदर्द शुरू होने के पहले आंखों के आगे कुछ दिखाई देता है, कुछ चमकीली चीजें दिखाई देती है, या कम दिखाई देने लगता है, या नहीं दिखाई देता है। देखिए कुछ चमकता है, कम दिखाई देता है, और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और बाय ब्लैक स्पॉट्स, और कुछ रिंग्स या ब्लैक स्पॉट्स पेशेंट कंप्लेन करता है, जो लेग्डियन कैलिबाइक्रोम में है। तो अगर हम बात करें कैलिबाइक्रोम की, तो कैलिबाइक्रोम में लिखा हेडेक विद ब्लर्ड विजन और ब्लाइंडनेस। यहाँ पे डिम विजन है, वहां पे ब्लर्ड विजन होगा। Preceded the attack, must lie down, aversion to light and noise, यहाँ पे ऐसा कुछ अभी नहीं लिखा। Side return as headache increase, जिस चीजों से या जिन वजह से सिर दर्द होता है अगर वो फिर से आ जाएंगी तो हेडेक होगा। हम लेग डी की बात करें तो लेग डी में लिखा हुआ अमेरिकन सिक हेडेक begins in the forehead extending to occiput in the morning on rising, intense throbbing with nausea, vomiting, blindness and obstinate constipation, aggravation, noise, light, motion during menses, great prostration, relieved headache relieved by pressure by bandaging head tightly and copious pale, ये सिम्टम्स लिखा हुआ लेग डी में। तो लेग डी का जो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे फ्लिकरिंग एंड डिमनेस ऑफ विजन है और ब्लाइंडनेस है। कैलिबाइक्रोम में ब्लड विजन विद ब्लाइंडनेस के साथ प्रेसिडेट करता है हेडेक, और यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बट ब्लाइंडनेस दे रखा है उन्होंने। और जो एग्रेवेशन है हेडेक को लेके लेग डी में, वो नॉइस, तेज आवाज, लाइट को लेके और मोशन को लेके। ड्यूरिंग मेंसेस भी लेग डी में होता है, यहाँ पे मेंसेस का कोई रिलेशन स्पेसिफिक नहीं आगे है। लाइट एंड मोशन ड्यूरिंग एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, यहाँ पे प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। हेडेक ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग, जो दिख क्या है, रिलीव वाइल ईटिंग। सोचिए खाली पेट होता है और रिलीव बाय ईटिंग, फ्रॉम सप्रेस्ड इरेक्शन और सप्रेस्ड मेंसेस, मेंसेस के दौरान नहीं बट सप्रेस्ड मेंसेस से होता है। एंड रिलीव बाय नोज ब्लीड, जो कि इसमें देखा है हमने मेलिफोलियम में। अगर हम हेडेक में और कंपैरिजन करने जाएं तो हेडेक कंजेस्टिव विथ फुलनेस एंड हैवीनेस विथ सेंस ऑफ एक्सपेंशन, हैबिचुअल गैस्ट्रिक ऑफ लिटरेरी मैन फ्रॉम डांसिंग, leukorrhea, pressive screening in the frontal eminence of the temple, eating in bilious vomiting, aggravation from exhaustion mental level, relieved by pressure और टाइट बैंडेजिंग। टाइट बैंडेजिंग से लेग डी को भी रिलीफ है, टाइट बैंडेजिंग से अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी, एपिस एंड पल्स को भी है। तो रिलीव बाय प्रेशर एंड टाइट बैंडेजिंग, तो क्या बोलता है पेशेंट, डॉक्टर साहब इसको दबवा लूं या बंधवा लूं टाइट तो मुझे रिलीफ मिलता है, तो वो अर्जेंटम नाइट्रिकम, लेग डी और पल्स एंड एपिस के सिम्टम्स होंगे। अगर हेडेक में और देखें तो प्रेसिडेड बाय ब्लाइंडनेस, रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, तो ये जलसीमियम होगी, और प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होगा तो नेट्रोम्यूर होगी। आगे देखेंगे हेडेक कहां से शुरू होता है, सर्वाइकल स्पाइन से जलसीमियम का, एंड एक्सटेंडेड ओवर द हेड एंड कॉजिंग बस्टिंग सेंसेशन इन फोरहेड एंड आई, रिलीव एग्रेवेशन बाय मेंटल एग्जर्शन, कुछ दिमागी काम किया, फ्रॉम स्मोकिंग, हीट ऑफ सन, स्मोकिंग देखिए जलसीमियम में, रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, lying with head low।
तो ब्लाइंडनेस के साथ जो हेडेक है उसमें सोराइनम, अर्जेंटम, कैलिबाइक्रोम, लेग डी, एपिस पल्सेटिला एंड जल्सीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे नेट्रोम्यूर भी है, हम देखेंगे। तो हेडेक विद बिगनिंग विद blindness with zigzag dazzling like lightning in the eyes and ushering in a throbbing headache from eye strain and relieved by perspiration। तो प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, हमने पर्सपिरेशन में आगे नेट्रोम्यूर देखी है। और भी अगर हेडेक का कंपैरिजन चाहिए तो जो नेट्रोम्यूर मेरे मेडिसिन वाला वीडियो है वो जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे हेडेक हमने कंपेयर किए, यहाँ पे भी कर रहे हैं। हेडेक hungry during relieved while eating, suppressed eruption और suppressed menses relieved by nosebleed। सो राइनम हम पढ़ के आए हैं आगे सिम्टम, इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं एनाकार्डियम एंड कैलिफॉर। एनाकार्डियम में लिखा हुआ हेडेक entirely relieved entirely when eating, यहाँ पे भी हेडेक रिलीव होता है सोराइनम और एनाकार्डियम में, खाने से सिर दर्द रिलीव होता है। when lying down in bed at night and when about falling asleep, aggravation during motion and work, motion and work से एनाकार्डियम का हेडेक बढ़ता है। अगर हम आगे बात करें तो हेयर ड्राई, लस्टरलेस, टेंजर, इजीली ग्लूज टुगेदर लाइक लाइकोपोडियम, प्लीका पॉलिनिका हमने देखा, बेराटा कार्बन, सारसा एंड ट्यूबरकुलिनम। स्कैल्प ड्राई, स्केली और मॉइस्ट, एग्रावेशन, फेटेड, सेपरेटिंग, ओजिंग, स्टिकी ऑफेंसिव फ्लूइड, जोग्राफाइटिस, मेजोराइनम में हमको देखने को मिलता है, मेजेरियम में। इंटेंस फोटोफोबिया विद इन्फ्लेम्ड लिड्स, कैन नॉट ओपन द आईज, लाइज विद फेस buried in पिलो। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे फोटोफोबिया, लाइट को देखेगा तो देख ही नहीं पाएगा, जिसे हम कॉमन भाषा में चकचुंदी बोलते हैं, या फिर फोटोफोबिया, जो कि इतना ज्यादा फोटोफोबिक है ये कि ये आँख खोल भी नहीं पाता। हो सकता है किसी अंडरलाइंग सेकेंडरी बीमारी की वजह से भी हो, तो भी हम यूज कर सकते हैं। और दिन भर या तो ब्लैक चश्मा लगा के रखेगा क्योंकि वो देख ही नहीं पाता, या फिर पिलो में जिस तरीके से फेस बरीड इन द पिलो, ये स्पेसिफिक किसी डिजीज को लेके। ईयर्स, ईयर की बात करें तो ह्यूमिड स्कर्फ एंड सोरनेस ऑन द बिहाइंड ईयर्स एंड ओजिंग ऑन ऑफेंसिव विजिट फ्लूइड, ग्रेफाइटिस में जो थिन वाटरी या हनी लाइक डिस्चार्ज होता है ग्रेफाइटिस में, उसको लेके कंपेयर। ओटोरिया, द इकोरिस हॉरिबल फेटी डिस्चार्ज लाइक डिकेड मेड क्रोनिक आफ्टर मीजल्स और स्कारलेट। क्विंसी, इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विंसी, pus in the tonsils, tonsils greatly swollen, difficult and painful swallowing, burns, feel scarlet, cutting, tearing pain to ears on swallowing। इतना ज्यादा गले में इन्फ्लेमेशन होता है या टॉन्सिलाइटिस होता है क्विंसी के केसेस में कि जब भी पेशेंट स्वालो करता है तो गले का दर्द कान तक जाता है। और पेनलेस टॉन्सिलर एनलार्जमेंट, ये टॉन्सिलाइटिस बेटाकार को हम जानते हैं इस सिम्टम्स के लिए। Profuse offensive saliva, tough mucus in the throat must awake continuously to not relieved acute headache but eradicate that tendency। क्या लिखा हुआ है? It जो सोराइनम है सिर्फ क्विंसी या टॉन्सिलाइटिस का एक्यूट अटैक को ही नहीं, क्विंसी की टेंडेंसी को भी इरेडिकेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार टॉन्सिल्स में पस पड़ जाना है, बार बार टॉन्सिल्स बढ़ने के लिए, और ये पेनफुल होंगे और डिग्लूटेशन या स्वेलिंग में पेन कान तक जाएगा और ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ऑफेंसिवनेस कैरियन लाइक ऑर्डर ध्यान रखना है क्योंकि वो जनरलाइज्ड है। हिकअप्स, चीजी बाल, साइज अपी एंड डिस्गस्टिंग टेस्ट एंड कैरियन लाइक ऑर्डर कैलिम्यूर एंड सोराइनम। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो लिखा हुआ इरेक्टेशन टेस्टिंग ऑफ रोटन एग, अंडे की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह जो टेस्ट आता है। अर्निका में लिखा हुआ बेल्चिंग, इरेक्टेशन में इस तरीके के डकारे डकारे जो होती हैं ऐसा लगता है उसे कि अंडे का स्वाद आ रहा है। बेल्चिंग, इरेक्टेशन, फाउल एंड प्यूट्रिड लाइक रोटन एग, प्यूट्रिड लाइक रोटन एग लिखा हुआ है अर्निका में। और एंटिमटीएन ग्रेफाइटिस में भी, बट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है एलन में, तो मैंने उसको यहाँ पे कंपैरिजन में नहीं लिया है। बट आप ध्यान रखें कि रोटन एग लाइक टेस्ट इरेक्टेशन का तो सोराइनम, आर्निका, एंटिमटीएन ग्रेफाइटिस। डायरिया, सडन इम्पेरेटिव एलोजन सल्फर, मैं एलोज वाले चैप्टर में इसको कंपेयर कर चुका हूँ इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं करूंगा। स्टूल, वाटरी, डार्क ब्राउन, फेटेड, स्मेल लाइक कैरियन बता चुके हैं। इनवॉलेंट्री स्टूल कब? रात को 1 से 4 बजे के बीच में आफ्टर सिवियर एक्यूट डिजीज डायरिया एंड टिथिंग के टाइम पे डायरिया हो सकता है। इन चिल्ड्रन व्हेन वेदर चेंजेस। तो डायरिया कब कब है? एक तो इनवॉलेंट्री रात को, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, रात को भी स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ है 1 से 4 के बीच में, या फिर किसी एक्यूट डिजीज के बाद अगर डायरिया हो तो, या फिर टिथिंग चिल्ड्रन में एंड स्पेशली द व्हेन वेदर चेंजेस।
कॉन्स्टिपेशन कैसा है? ऑब्स्टिनेट विद बैकएक फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम विद सल्फर फेल्स टू रिलीव। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन विद बैकएक एंड फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, जो कि हमें एस्क्युलस में भी देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन विद बैकएक एंड हेमोराइड्स विद बैकएक एंड व्हेन सल्फर फेल्स टू रिलीव। अगर कॉन्स्टिपेशन में आप सल्फर चला रहे हैं और उससे रिलीफ नहीं हो रहा है और साथ में बैकएक भी बना हुआ, तो आप सोराइनम का उपयोग कर सकते हैं। इनएक्टिविटी ऑफ द रेक्टम लिखा हुआ। अगर हम यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ध्यान रखें और उसके सिम्टम्स देखें तो यूरेसिस फ्रॉम वेसिकल पेरासिस ड्यूरिंग फुल मून, ऑब्स्टिनेट केस विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, ब्लैडर पैरालिसिस की वजह से हो सकता है। ड्यूरिंग फुल मून मतलब पूर्णिमा के टाइम पे अगर स्पेसिफिक 15-15 दिन में ही इन्यूरेसिस है। ऑब्स्टिनेट केसेस विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, अगर फैमिली हिस्ट्री है स्किन डिजीज की और वहां पे इन्यूरेसिस मिल रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल में क्रोनिक गोनोरिया फॉर of years duration that can neither be suppressed and not be cured and the best selected remedy fails। क्रोनिक गोनोरिया का केस है, आजकल नहीं मिलते, बट फिर भी ध्यान रखिए अगर कोई हिस्ट्री हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ल्यूकोरिया लार्ज क्लोटेड लम्प्स ऑफ एन इंटॉलरेबल ऑर्डर, वायलेंट पेन इन सेक्रम एंड डेबिलिटी ड्यूरिंग क्लाइमेक्स, ये बता चुके हैं स्पेसिफिक बट कैरियन लाइक ऑर्डर या ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, जो कि इसका कॉमन कैरेक्टर है सेराइनम का। During pregnancy, most obstinate vomiting, fetus moves too violently when the best selected remedy fails to relieve or to correct the soric diathesis of unborn। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वोमिटिंग होती है, जो उल्टी होती है, जिसे हम हाइपरेमेसिस बोलते हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम, तो मोस्ट ऑब्स्टिनेट केसेस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर रेसिपी की बात करें तो रेसिपी के लिए सोराइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अस्थमा डिस्निया इन ओपन ईयर, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई। डिस्निया ओपन ईयर में क्यों होगा, बट यहाँ पे होता है सिटिंग अप। अस्थमा डिस्निया इन ओपन ईयर, सिटिंग अप और रिलीव लाइंग डाउन एंड कीपिंग आर्म स्ट्रेच्ड फॉर अपार्ट, रिवर्स ऑफ आर्सेनिक एंड डिस्पोंडेंट एंड थिंग्स ही विल डाई। देखिए क्या है, अगर मैं वीडियो लेक्चर में होता सीधा, क्योंकि इसमें ऑडियो ही दिखाई सुनाई पड़ रहा है, मैं इसको बता नहीं सकता, बट हाँ मैं यहीं पे एक डाल दूंगा फोटो पिक्चर जिसमें लिखा हो लाइंग डाउन एंड कीपिंग आर्म स्ट्रेच फॉर अपार्ट। ऐसे हाथ को लंबा करके पेशेंट बैठता है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लाइंग डाउन एंड कीपिंग आर्म स्ट्रेच, क्योंकि सिटिंग में तो डिस्नी एग्रेवेट होता है, तो ये लाइंग डाउन करता है और हाथ को एकदम ऐसे आर्म्स को खोल के लेट जाता है तो रिलीफ होता है। जबकि आर्सेनिक में लिखा हुआ है stretch the arm wide apart and sitting down and forward bending with protruding the tongue, जो कि हमें मेडोराइनम में मिलता है, हम देखेंगे मेडोराइनम में आगे। डिस्पोंडेंट थिंग्स ही विल डाई, ऐसा लगता है, निराश हो जाता है कि अब वो मर जाएगा, इतना ज्यादा डिस्नी है, सांस लेने में तकलीफ होती है। कफ रिटर्न एवरी विंटर, हर ठंड में डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ होती है। फीवर अपीयरिंग रेगुलरली एवरी ईयर द सेम डे ऑफ द मंथ with an asthmatic, psoriatic or eczematous history. Patient should be treated the previous winter to eradicate the diathesis and prevent summer attacks. Cough after suppressed itch, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन डिजीज सप्रेस, जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन रेसिपी में ही सप्रेस्ड होती है। आफ्टर इच, एक्जिमा क्रोनिक ऑफ ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन, एग्रावेशन मॉर्निंग ऑन वेकिंग एंड इवनिंग ऑन लाइंग डाउन। कब, सुबह उठते ही और शाम को लेटते समय इसको तकलीफ होती है। फॉस्फोरस एंड ट्यूबरकुलिनम में भी। स्पूटा ग्रीन येलो साल्टी म्यूकस, देखिए क्या लिखा हुआ, तो पेशेंट क्या बोलेगा, हाँ डॉक्टर साहब खांसते खांसते कफ तो निकलता है, कफ का जो कलर होता है वो एकदम ग्रीन येलो होता है, और जो टेस्ट कभी आप पूछें तो सॉल्टी, मुंह को एकदम सॉल्टी करता है। बस लाइक कफ लॉन्ग टाइम बिफोर एक्सपेक्टोरेशन, बहुत ज्यादा खांसने के बाद ही इसको थोड़ा सा एक्सपेक्टोरेशन होता है। अगर हम इसमें फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में लिखा हुआ कफ गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, वार्म टू कोल्ड एयर, गर्म से ठंडे में जाने से। एग्रावेशन फ्रॉम लाफिंग टॉकिंग रीडिंग ड्रिंकिंग ईटिंग लाइंग ऑन लेफ्ट साइड फास्फोरस। ब्राइने में लिखा कफ एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग ड्रिंकिंग एंटरिंग ए वार्म रूम एंड डीप इंस्पिरेशन से। स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, हम देखते ही आ रहे हैं कि इस
जो स्कैबियस वेसिकल्स के सीरोपिरुलेंट मटेरियल से बनती है। तो हम देखते हैं, ड्रिवन टू डिस्पेयर विद एक्सेसिव इचिंग, एक्ने, ऑल फॉर्म सिंप्लेक्स रोजियोसा, ड्यूरिंग एग्रेवेशन ड्यूरिंग मेंसेस। तो पेशेंट क्या कहेगा कि जो डॉक्टर साहब ये पिंपल्स है ना, ये जो पीरियड्स आ जाते हैं तब ये बढ़ते हैं, या उसके एक आधे दिन पहले। कॉफी से बढ़ते हैं, फैट से बढ़ते हैं, शुगर से बढ़ते हैं, मीट से बढ़ते हैं, व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स और ओनली पेलिएट। तो हम पूछते भी, कॉफी पीते हो? हाँ। फैट्स मतलब बाहर का तला गला जो भी खाते हैं, अगर उससे भी एक्ने बढ़ते हैं, या मीठा खाने से या मीट खाने से, तो हम सोराइनम का उपयोग कर सकते हैं, बट इंटरकरेंट ही करना है। नो सोर्स का कॉमन रूल याद करना है, हाई पोटेंसी विथ इनफ्रिक्वेंट रिपीटेशन, फ्रिक्वेंट रिपीटेशन नहीं करना है, और 200 1 से ऊपर ही देना है, 30 में यूज नहीं करना, क्योंकि ये अनवांटेड एग्रेवेशन करा सकती है। क्यों? क्योंकि डिजीज मटेरियल से बनते हैं नोसोड। जब मैं नोसोड्स का वीडियो लेक्चर आएगा तब मैं उसके ऊपर बताऊंगा। स्किन में एबनॉर्मल टेंडेंसी टू रिसीव स्किन डिजीजेस, eruptions easily separate, dry, inactive, rarely sweats, dirty looks as if never washed, coarse, greasy as if bathed in oil, bad effects from suppressed by sulfur and zinc ointment, जो आजकल नहीं होते बट सप्रेस्ड या सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से या सप्रेस्ड स्किन डिजीज की वजह से, जो कि एलोपैथिक ऑइंटमेंट से या जिंक या सल्फर ऑइंटमेंट से सप्रेशन की वजह से तकलीफ आती है। सोरानम नॉट बी गिवन फॉर सोरा और द सोरिक डायथिसिस, बट लाइकली every other remedy upon a strict individualization, the totality of the symptoms, and then we realize it wonderful work. Complementary sulfur and tuberculum, as we know, followed well by alumina, borax, hyper, sulfur, and tuberculinum. After lac acidum in vomiting of pregnancy, arnica and traumatic affection of ovaries. ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर लैक एसिडम दे रखी है आपने इन वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम सोराइनम का इंटरकरेंट यूज कर सकते हैं। और अगर ओवरीज में कोई ट्रोमा हुआ उसके बाद अगर हमें लगता है आर्निका के बाद, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सल्फर फॉलोज सोराइनम वेल इन मेमोरी कैंसर, सल्फर फॉलोज सोराइनम वेल इन मेमोरी कैंसर, वेदर डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरेस्ट गोल्ड और प्यूरेस्ट फिल्थ, आवर ग्रेटिट्यूड फॉर इट्स एक्सीलेंट सर्विस forbid us to inquire or care, पीबी बेल ने लिखा है। सम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो है, जो कि बोरिक से लिए हमने, तो वो भी देख लीजिए। सोराइनम कैसी कोल्ड मेडिसिन, चिली मेडिसिन, जैसा बता सकें। वांट्स द हेड केप्ट वार्म, वांट्स वार्म क्लोथिंग इवन इन समर, ठंड के दिनों में भी गर्म या वुलन वाले कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है सोराइनम को इन एक्सट्रीम केसेस। डेबिलिटी डिपेंडेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिक डिजीज, स्पेशली द वीकनेस रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज, ये हम देख चुके हैं। डेबिलिटी इंडिपेंडेंट, कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है बट वीकनेस है या फिर एक्यूट डिजीज के बाद ही हम देख चुके हैं। सिक्रेशन है फेल्दी स्मेल, ये बता चुके हैं। ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, ये हो चुका है। इरेडिकेट द टेंडेंसी टू क्विंसी, ये बोरिक ने लिखा हुआ है, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एलन ने भी लिखा। वेरी हंग्री ऑलवेज मस्ट हैव समथिंग टू ईट इन द मिडल ऑफ द नाइट, ये हम बात कर चुके हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस सोराइनम। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.